हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, और इसमें हम कर रहे हैं रिवीजन 2025-26 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज हमारे पास रिवीजन का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर रिवीजन के हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और विलियन वाला जो चैप्टर है उसका आज तीसरा लेक्चर है, रिवीजन का तीसरा लेक्चर। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि 4 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। 4 लेक्चर में आज तीसरा लेक्चर है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा पहला चैप्टर। तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, ये तो सुबह को मिलेगा आपको लेक्चर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे, उत्तीर्ण भवे, यशस्वी भवे, शतायु भवे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब देखो, आज जो है हमें स्टार्ट करने हैं लघुत्तरीय प्रश्न 4 अंक वाले। तो 4 अंक वाले क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 3 अंक तक के क्वेश्चन हमने 3 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए थे पिछले लेक्चर में। और आपको इस बात का भी पता है कि जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसे हम कम से कम समय में कंप्लीट करेंगे, जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बार बार। जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। इन्होंने पूछा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर पूछा है किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। तो सांद्रता को व्यक्त करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, आयतन प्रतिशत, भार प्रतिशत, ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, जिसे आप मोल अंश भी कहते हो। ये सारे तरीके होते हैं। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, किसी जलीय विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो इन्होंने वही सब जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां मैंने आपको सिखाई थी उन्हीं के बारे में बात करी है। तो आपको पता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसके घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सकती हैं, विलयन कहलाता है। आप सिर्फ इतनी बात लिख दो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है मोलरता। मोलरता की परिभाषा आपको बताइए। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित या घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। और मोलरता का सूत्र आपको पता ही है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, फिर एक उदाहरण आप इसका दे सकते हो कि NaOH के 0.25 मोल प्रति लीटर विलयन का अर्थ है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ठीक है, ये इसका हमने दे दिया मोलरता का उदाहरण। मोलरता के बाद आप दे सकते हो मोललता। मोललता का तो पता है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं मोललता को। तो इसकी परिभाषा होती है विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। और मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। और मोललता यानी स्मॉल m का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसका भी आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे 1 मोल प्रति किलोग्राम KCl का जलीय विलयन का अर्थ है कि 1 मोल KCl को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। इसी क्रम में आप अगली विधि बता सकते हो नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। और नॉर्मलता का सूत्र है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। उदाहरण आप दे सकते हो, N/2 का अर्थ है सेमी नॉर्मल विलयन। ठीक है, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, ये सब आपको सिखाए थे। नॉर्मल विलयन क्या होता है, इन सभी शब्दों से परिचित कराया था। ठीक है, देखो जब मैं परिभाषाएं आपको बताता हूं तो आपको स्क्रीन की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगला फिर मोल प्रभाज भी एक तरीका है, सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है मोल प्रभाज। एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज
उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक घटक का मोल प्रभाव जब निकालना है तो घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ऐसे निकलेगा। जैसे उदाहरण आप दे सकते हो, यदि किसी द्विअंगी मिश्रण में ए तथा बी के मोल क्रम से है एन ए तथा एन बी हैं, तो ए का मोल अंश यानी एक्स ए कैसे निकलेगा, ए के मोल बटे कुल मोल। यदि दो घटक हैं, एक घटक ए है एक घटक बी है। फिर एक विधि होती है द्रव्यमान प्रतिशत, W/W। तो किसी भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान और गुणा 100। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। जैसे उदाहरण में आप दे सकते हो, जल में ग्लूकोज का 10% W/W विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम जल है। ठीक है, इसे ही तो कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का नाम ही भार प्रतिशत भी होता है। फिर उसके बाद एक परिभाषा आप दे सकते हो आयतन प्रतिशत की, V/V। तो किसी भी अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना है तो अवयव का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। जैसे एक उदाहरण आप दे सकते हो, जल में एथेनॉल का 10% V/V विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल तथा 90 ml जल है। ठीक है बेटे, बस ध्यान से सुनते रहो, आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपका रिवीजन होता रहेगा साथ के साथ। जैसे ये अगला आप परिभाषा दे सकते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V। 100 ml विलयन में घुलित विलेय का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को दर्शाता है। यह मात्रक औषधियों और फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग किया जाता है। उदाहरण 36% W/V विलयन से यह अभिप्राय है कि 36 ग्राम विलेय 100 ml विलयन में घुला हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले विधि की या अगले मात्रक की, ppm या पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ppm जब भी निकालना हो तो अवयव के भागों की संख्या या भार हो या आयतन है बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या और गुणा करनी होती है 10 लाख से, यानी 10 की घात 6 से। जैसे उदाहरण, दिल्ली में वायु में SO2 की सांद्रता 8 ppm है। इससे यह अभिप्राय है कि 10 लाख ml वायु में 8 ml SO2 गैस उपस्थित है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछे गए थे कि भाई सांद्रता किसे, वो सांद्रता पहले तो पूछा गया था कि भाई आप सांद्रता नापने के कौन कौन से तरीके बता सकते हो, विलयन किसे कहते हैं, और सांद्रता नापने के कौन कौन से विधियां हैं या मात्रक हैं। तो 4 पूछे थे, तो कोई से 4 आप लिख सकते हो, जितने भी पूछे जाएं। मतलब आपको ये नाम ध्यान होने चाहिए, ग्राम प्रति लीटर, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज और ppm। ये नाम आपको याद होने चाहिए, इन सब की परिभाषा याद होनी चाहिए और इन सब के सूत्र याद होने चाहिए और इन सब के मात्रक भी आपको याद होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राउल्ट के नियमानुसार धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है? डेल्टा H मिश्रण के चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित हैं? ठीक है, तो इन्होंने राउल्ट का नियम तो हमने पढ़ा ही था, राउल्ट का नियम पहले पढ़ा था ना, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की बात करी है इन्होंने। देखो, धनात्मक विचलन का मतलब क्या होता है? जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो वह धनात्मक विचलन कहलाता है। इस दशा में विलेय तथा विलायक के अणुओं यानी A तथा B के मध्य अन्योन्य क्रियाएं विलेय के अणुओं यानी A और A के बीच में जितना आकर्षण है ना, तथा विलायक के अणुओं यानी B और B के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती है। यानी A और A के बीच जितना आकर्षण लगता है, B और B के बीच जितना आकर्षण लगता है, A और B के बीच आपस में जो आकर्षण बल लग रहा है वो कम होगा। क्या होगा? कम।
जिसके कारण विलयन में से विलेय ए अथवा विलायक बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं, क्योंकि आकर्षण बल घट गया। ए और ए के बीच जितना आकर्षण था, बी और बी के बीच जितना आकर्षण था, ए और बी के बीच उतना आकर्षण बल नहीं है। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसे ही हम कहते हैं कि हमारा जो विलयन है वो धनात्मक विचलन दिखा रहा है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के गुण। यदि कोई विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से गुण आपको देखने को मिलेंगे। एक तो उसका जो वाष्प दाब होगा पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए होगा, और इसी तरीके से दूसरे घटक का वाष्प दाब पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी होगा, और डेल्टा एच मिश्रण 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यदि डेल्टा एच मिश्रण 0 से बड़ा है तभी विचलन कैसा होता है, धनात्मक, और डेल्टा वी मिश्रण भी 0 से बड़ा होता है तभी वो धनात्मक विचलन दिखाता है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के उदाहरण, कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। इथाइल अल्कोहल और जल का मिश्रण जो है वो धनात्मक विचलन दिखाता है। एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मिश्रण, एसीटोन और बेंजीन, ये सब विलयन जितने भी यहाँ आपको बताए गए हैं इनमें से कम 2 उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ये सारे धनात्मक विचलन ही दिखाते हैं। अब धनात्मक विचलन का ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए। देखो ये ग्राफ मैंने आपको सिखाए थे ना, कि इधर तो हमने मोल अंश लिया, इधर वाष्प दाब, ठीक है, और ए के लिए जो ग्राफ बना वो बना ये डॉटेड से, और ये इनका टोटल है। ये पी ए का ग्राफ है, ये पी बी का, और वो वहाँ हो गया किसका, दोनों का कुल मिलाकर पूरे विलयन का दाब। अब धनात्मक विचलन है तो डॉटेड लाइन तो सीधी थी पर हमने ऊपर को बना दिया। इसका मतलब है पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए। इसका मतलब है पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए है, और ये ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब है पी बी इज इक्वल, पी बी इज ग्रेटर देन, पी बी इज ग्रेटर देन लिखना चाहिए, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और ये वाला ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो यहाँ भी ग्रेटर देन का निशान आना चाहिए, P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, या P इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो धनात्मक विचलन का ग्राफ तो जाता है ऊपर की तरफ को, देखो तीनों ऊपर की तरफ को हमने कर्व बना दिए, जबकि ऋणात्मक विचलन का ग्राफ जाता है नीचे की तरफ को। देखो ये तीनों नीचे की तरफ बनाए। यहाँ हम लिखें P इज स्मॉलर देन पी बी नॉट एक्स बी, और यहाँ तो पी ए लिखना चाहिए था, हाँ पी बी, चलो कोई बात नहीं, और इसे भी लिखेंगे स्मॉलर देन पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ भी स्मॉलर देन का निशान आएगा ऋणात्मक विचलन में। ऋणात्मक विचलन में आकर्षण बल ज्यादा होता है। देखो अभी एक बात मैंने आपको बताई कि हमें पता है ए और ए के बीच आकर्षण बल लगता है, एक घटक बी है, बी और बी के बीच भी आकर्षण बल लगता है, और ए और बी के बीच आकर्षण बल जब लगेगा जब इन दोनों को हम मिला देंगे। तो ए और बी के बीच आकर्षण बल यदि इन दोनों से क्या है, कम है, तो धनात्मक विचलन दिखाएगा विलयन। और यदि ए और बी के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो इन दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से ज्यादा है तो दिखाएगा ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन, तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ऋणात्मक विचलन की। हेडिंग है हमारा ऋणात्मक विचलन। जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के द्वारा प्रागुक्त किए गए वाष्प दाब से कम होता है तो इसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस प्रकार के विचलन में ए तथा बी के मध्य अन्योन्य क्रियाएं ए बी के मध्य अन्योन्य क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल होती हैं। यानी अब आकर्षण बल ए और बी के बीच ज्यादा है इनके मुकाबले और इसके मुकाबले। ऋणात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में कमी होती है। ऋणात्मक विचलन होगा तो वाष्प दाब तो घटेगा ही क्योंकि आकर्षण बल बढ़ गया। तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के गुण में पी ए इज स्मॉलर देन पी ए नॉट एक्स ए, और इसी क्रम में पी बी इज स्मॉलर देन पी बी नॉट एक्स बी। यदि डेल्टा एच मिश्रण का मान छोटा होता है 0 से तब विचलन ऋणात्मक होता है। ठीक है,
और यदि डेल्टा वी मिश्रण का मान छोटा होता है 0 से, तब विचलन ऋणात्मक होता है। तो ये होता है ऋणात्मक विचलन के कम से कम गुण बताने हैं आपको, और फिर आपको बताना है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के उदाहरण। HNO3 तथा जल, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, एसिटिक अम्ल तथा पिरिडीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा जल, ये सब ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले विलयन हैं। अब हम आगे आ जाते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पर। तो आपको बिल्कुल राउल्ट का नियम भी याद होना चाहिए, और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होने चाहिए। इनमें से कोई ना कोई सा परीक्षा में आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, चलो बेटे अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, इसमें न्यूमेरिकल भी आ चुका है। इन्होंने कहा है परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। तो परासरण तो आपको पता है, जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। और दूसरी बात, परासरण दाब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक विलयन है और एक है शुद्ध विलायक, दोनों के बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है। परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होगी। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उस लगाए गए अतिरिक्त दाब को, जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए चाहिए हमें, उस अतिरिक्त दाब को ही दिए गए विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ ली। फिर इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया। उन्होंने कहा एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में, 200 घन सेंटीमीटर का मतलब है 200 ml। इन्होंने कहा कि एक प्रोटीन का विलयन है जिसका आयतन है 200 ml, 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का भार दे दिया इन्होंने, स्मॉल w कह सकते हो या WB कह सकते हो या W2 कह सकते हो। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान दे दिया इन्होंने 61,022 ग्राम प्रति मोल। ये अणुभार दे रखा है प्रोटीन का। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। 300 केल्विन पर इसका परासरण दाब क्या होगा। ये तो दिया इन्होंने आयतन, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर V। आयतन को लीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग कर देंगे। और ये दिया इन्होंने स्मॉल w, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ये दिया इन्होंने स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m कह सकते हो या M2 कह सकते हो या MB भी कह सकते हो, और उसे स्मॉल w कह सकते हो या WB भी कह सकते हो या W2 भी कह सकते हो। 300 केल्विन पर ये टेम्परेचर दिया इन्होंने, ताप 300 केल्विन पर। परासरण दाब पूछा इन्होंने P। तो आपको फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला तो पढ़ा आपने, PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है ना, और ये भी पढ़ा है PV इज इक्वल टू मोलों की संख्या भार बटे अणुभार RT, और V को भी अपॉन में ले जाओ, P इज इक्वल टू WRT बटे MV, है ना, WRT बटे MV। देखो यहाँ परासरण दाब P को पाई से भी तो डिनोट करते हैं, और W स्मॉल w लिख दो या W2 लिख दो या WB लिख दो, R ये रहा, T ये रहा। आप स्मॉल m का मतलब अणुभार है, आप विलय के अणुभार को MB से भी लिख सकते हो, M2 से भी लिख सकते हो, और V क्या है आयतन लीटर में। सारी चीज आपको दे रखी है, सारी चीज दे रखी है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो ये फार्मूला लगाया, ये फार्मूला लगाया, पाई इज इक्वल टू WRT बटे MV। प्रोटीन का भार कितना दे रखा था 1.26 ग्राम, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। आयतन दे रखा था 200 घन सेंटीमीटर यानी 200 ml। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमने 1000 से भाग कर दी, ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गए, 2/10 है, और 10 में एक जीरो है तो आपको पता है दशमलव यहाँ चला जाएगा एक अंक, तो 0.2 लीटर आया। देखो 0.2 लीटर है, ठीक है। V भी आपके पास आ गया। मोलर द्रव्यमान दे रखा है इन्होंने 61,022, ये भी आ गया हमारे पास। R का मान आपके याद ही होगा 0.0821, ठीक है, लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।
ये भी आपके पास आ गया। टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है 300 केल्विन, ये भी आ गया। सबकी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब टाइम, ये रिवीजन बैच है, आपको पता ही होगा। अब यदि मैं इसमें कैलकुलेट आपको करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट, मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो पता है ना, आपके पास 1 लीटर शुद्ध विलायक होना चाहिए और 1 लीटर विलायक में आपने विलेय का 1 मोल घोल दिया, तो उसके हिमांक में जितनी कमी आई होगी विलायक के, उसे ही हम कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। और इन्होंने कहा है कि 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। 31 ग्राम का मतलब क्या है, इन्होंने दे रखा है स्मॉल डब्लू, या तो इसे स्मॉल डब्लू कह दो, या फिर कहो इसे डब्लू बी, और या फिर कहो W2। तीनों बातों का एक ही मतलब है। 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। भाई इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फार्मूला है, इससे आपका क्या निकल जाएगा, उसका अणुभार निकल जाएगा। M कह दो या MB कह दो या M2 कह दो, एक ही बात है। इन्होंने दे रखे हैं, इस फार्मूले का हेल्प हमें इस तरह मिलता है। 2 तो कार्बन है 12 वाले हैं, हाइड्रोजन है 1, परमाणु भार 1 होता है, 2 ऑक्सीजन 16 वाले। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, इससे पूरा अणुभार निकल जाता है। कुल मिलाकर बात यह है, ये तो भार दिया 31 ग्राम, इससे परमाणु भार अणुभार निकल जाएगा, या मोलर द्रव्यमान भी आप उसे कह सकते हो। 500 ग्राम जल में विलय किया गया। ये कैपिटल डब्लू है, कैपिटल डब्लू कह दो या WA कह दो या W1 कह दो, विलायक का भार है। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक का मतलब इन्होंने TS पूछा है, TS, या तो TS कहो या तो T कहो। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दे दिया इन्होंने, KF दे दिया इन्होंने 1.86। ठीक है, तो अब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, M इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। आपको यहाँ से डेल्टा T को तो ले जाना पड़ेगा यहाँ, और M को वापस ले आओ, तो डेल्टा T इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 KW अपॉन M इंटू कैपिटल W। अब डेल्टा T आपको पता ही है क्या है, डेल्टा T है T माइनस TS। ठीक है, TS इन्होंने दे रखा है। इन्होंने कहा विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। TS इन्होंने TS पूछा है हमारे से, बाकी सारी चीजें K है हमारे पास, ये रहा K, स्मॉल W है हमारे पास, ये रहा 31 ग्राम। अणुभार हम इससे निकाल लेंगे, कैपिटल W हमारे पास है, ये रहा 500 ग्राम। सारी चीज तो है हमारे पास, और हमारे पास TB है। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री C होता है ना, देखो यहाँ देखना ध्यान से, देखो W2 कितना दिया इन्होंने, W2 31 ग्राम, यानी स्मॉल W कह दो, W2 कह दो, WB कह दो, एक ही मतलब है। W1 कितना है 500 ग्राम। अणुभार देखो, 2 कार्बन 12 वाले, 2 कार्बन 12 वाले, 6 हाइड्रोजन 1 वाले, 6 हाइड्रोजन 1 वाले, 6 हाइड्रोजन 1 वाले, चलो कोई बात नहीं, 6 गुणा 1 6 लिख दिया इन्होंने, डायरेक्ट इतना ही लिखा। 2 ऑक्सीजन 16 वाले, 2 ऑक्सीजन 16 वाले, जोड़कर आ जाएगा 62। ये निकल गया अणुभार। KF इन्होंने दे रखा था, और आप फार्मूला लगाओगे, कर लोगे इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला देखो, चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। कि वाष्प दाब क्यों घट जाता है, जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है, जिसके कारण से वाष्प दाब घट जाता है। दूसरी बात यह है कि जब किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय या ठोस पदार्थ को आप घोलते हो, तो जो द्रव की सतह होती है ना, उस सतह पर सारे अणु फिर विलायक के नहीं होते, उसमें कुछ स्थान घेर लेते हैं अवाष्पशील ठोस पदार्थ या ठोस विलेय के अणु, जिसकी वजह से जो विलायक के वाष्प में बदलने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है, या प्रायिकता कम हो जाती है। इसी कारण वाष्प दाब घट जाता है, और ये कारण है। और उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को आप P लिख सकते हो या P0 लिख सकते हो। ठीक है, P0 भी लिख सकते हो।
0.5 ग्राम स्मॉल डब्ल्यू दिया, यानी विलेय का भार 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघटित ठोस को 39 ग्राम विलायक, ये कैपिटल डब्ल्यू है, 39 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है इन्होंने, में घोला गया। मोलर द्रव्यमान दे रखा स्मॉल एम, या एम बी भी कह सकते हो, M2 भी। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इन्होंने दे दिया पीएस दिया विलयन का वाष्प दाब, पीएस कह दो या पीबी आप कह सकते हो। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान का मतलब स्मॉल एम कह दो या एम बी कह दो या M2 कह दो। पहली बात तो इन्होंने पूछी है वाष्प दाब में अवनमन, ये तो आप लिख दोगे और फिर आप ये लगाओगे राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1, पता है ना राउल्ट का नियम। विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। अब इसमें आपको सारी चीज दे रखी है, इन्होंने। P नॉट भी दे रखा है 0.745 बार, PS 0.740 बार, विलेय का भार W2 दे रखा है इन्होंने, ये W2 ये वाला 0.5 ग्राम, विलायक का भार दे रखा है 39 ग्राम, सारी चीज दे रखी है, सारी वैल्यू पुट करो M2 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा M2। तो ये राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, इस फार्मूले पर। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के व्यंजक प्राप्त कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक भी प्राप्त करना है, परासरण दाब की परिभाषा देनी है। तो परासरण दाब तो आपको पता है, कई बार आ गया परासरण दाब तो, और विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। तो परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपाती होता है, तो परासरण दाब P इज इक्वल टू CRT। पाई यहाँ परासरण दाब है, R है गैस नियतांक, और आप इसे लिख सकते हो, C का मतलब यहाँ मोलरता है, ध्यान रखना। मोलरता कह दो या जो भी कुछ आप इसे कहते हो, सांद्रता कह दो, मोलर सांद्रण कह दो इसे C को, तो ये मोल प्रति लीटर ही तो होती है। RT जो का त्यों है, इसकी जगह हमने N/V लिख दिया, ठीक है। V को हम लेके चले गए यहाँ, ये तो हो गया पाई V या PV जो भी आप इसे कहते हो, और ये N2 जो मोलों की संख्या है उसे लिख दिया भार बटे अणुभार। तो ये M2 का फार्मूला आपको निकालना है, क्या हो जाएगा WRT बटे PV, WRT बटे PV कह दो या पाई V कह दो। परासरण दाब को P से भी और पाई से भी प्रदर्शित करते हैं, ये बात मैंने आपको कई बार बता दी, ये फार्मूला आ गया WRT बटे PV। अब देखो, अब आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका जाना पहचाना है। इस क्वेश्चन को देखो, राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो राउल्ट अभी तो करा आपने, ये फार्मूला अभी नहीं निकाला, ये वाला, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये व्यंजक तो निकाल दोगे आप, ये वाला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज, ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। आंकिक प्रश्न है, बहुत तेजी से मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से समझते रहना, और इन क्वेश्चंस में आपको स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा। आंकिक में जब जहां भी न्यूमेरिकल आता है स्क्रीन की तरफ देख लिया करो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, मैं जो है तो ये सारा का सारा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान इतना है, मोलर द्रव्यमान है ग्लूकोज का, मैंने लिख दिया MB, आप MB भी लिख सकते हो, M2 भी लिख सकते हो। 2.82 ग्राम को ये WB दे रखा है, 30 ग्राम जल में घोला गया, 30 ग्राम जल में घोला गया, ये दे रखा है WA विलायक का भार। इस विलयन की मोललता बतानी है स्मॉल m। तो आपको इस बात का पता है कि ये जो विलायक का भार किलोग्राम में है, सॉरी ग्राम में है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे, आपको मोललता बतानी है। यहाँ लिख दूं मैं,
मोललता का फार्मूला क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, यही तो होता है। अब विलेय का भार कितना दे रखा है इन्होंने, डब्ल्यू बी कितना दे रखा, ये रहा 2.82 ग्राम, ये लिख दिया। लो, अणुभार कितना दे रखा है 180, ये लिख दिया। ग्लूकोज का तो 180 होता ही है। और विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक कितना था 30 ग्राम, 30 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करनी है हमें। अब किलोग्राम में बदल गया, और ये 1000 तो ऊपर चला गया यहाँ, क्योंकि बटे के भी बटे में। बताओ कर लोगे क्या क्वेश्चन? तो ये स्मॉल m यानी मोललता निकल कर आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। भाई H2SO4 का नमूना है, तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हो अणुभार MB, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। 2 हाइड्रोजन 1 वाले, एक सल्फर 32 वाला, 4 ऑक्सीजन 16 वाले, 98 आ जाएगा इसका अणुभार। 94% W/V का मतलब समझते हो? इसका मतलब है 94 ग्राम घुला हुआ है 100 ml विलियन में, प्रतिशत है ना, 94 ग्राम 100 ml में। तो WB तो 94 ग्राम हो गया, यानी विलेय का भार 94 ग्राम, और विलियन का आयतन हो गया 100 मिलीलीटर। लीटर में बदलना है तो 100 को 1000 से भाग कर दो, 1/10 लीटर आ जाएगा। और उसका घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml। घनत्व दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml में 1.84 ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। डी है डेंसिटी घनत्व। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। मोललता क्या बतानी है? मोललता। तो सबसे पहली बात यह है कि 94% W/V से क्या अभिप्राय है? 100 ml विलियन में H2SO4 का भार है 94 ग्राम, यही तो मतलब है 94% W/V से। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है। अब यदि आपको द्रव्यमान निकालना है, विलियन का द्रव्यमान निकालना है, विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, यह फार्मूला है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, क्योंकि आप समझते हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, इसलिए द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है जब प्रतिशत है तो 100 ml, 100 ml तो विलियन का आयतन है, और घनत्व इन्होंने दे रखा है ये रहा, ये 1.84। 100 से गुणा करोगे तो 0.2 अंक आगे चला जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है ना। तो 184 ग्राम है पूरा विलियन हमारा, पूरा विलियन 184 ग्राम है। तो उसमें विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी? 184 माइनस 94 बराबर 90 ग्राम। और 90 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करोगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो मर जाएगा, 2 जीरो की वजह से दशमलव इधर सरकेगा, 0.09 किलोग्राम। ये विलायक का भार हो गया, WA कह सकते हो आप किलोग्राम में। H2SO4 का अणुभार तो निकाल लोगे आप, 98 आता है, ये तो याद भी होगा आपके। अब आपको मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है? मोललता। भाई विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, चाहे तो ऐसे लिख लो, और चाहे आप मोललता ऐसे लिख लो। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, सारी चीज आपके पास। विलेय का भार है क्या आपके पास? विलेय का भार ये रहा, कितना था 94 ग्राम, यहाँ तो हम 94 लिखेंगे, अणुभार लिखेंगे 98, और विलायक का भार आपने घटा के निकाला था कहीं, ये रहा विलायक की मात्रा 184 माइनस 94 90, यहाँ आ जाएगा 90, और 90 को आपने फिर 1000 से भाग करी थी 0.09, 0.09 आ जाएगा। बस कैलकुलेट कर लेना, स्मॉल m निकल जाएगा मोललता। सवाल बहुत बढ़िया है, पर ये मतलब हमें सवाल इस तरह करना चाहिए, जो जो चीज़ दी हुई ना पहले उसे लिख लो आप। इन्होंने जो जो, जैसे मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, जो जो चीज़ इन्होंने दे रखी है पहले उसे लिख लो, और फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप दिए गए सारी चीज़ों को लिख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, अपने आप पता चल जाएगी ये बात कि फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रम से इतने और इतने हैं। ये तो दे रखा PA और ये है PB, ठीक है। कितने दे रखे हैं इन्होंने? 80 और 60। अच्छा, दोनों के शुद्ध अवस्था में तो PA नॉट PB नॉट है शुद्ध अवस्था में।
ए के 3 मोल, ए के तो 3 मोल लिए और बी के लिए 2 मोल, मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा। तो आपको पता है फार्मूला, यदि कुल वाष्प दाब निकालना है तो पी ए प्लस पी बी निकालना पड़ेगा। और पी ए कैसे निकलेगा, पी ए नॉट एक्स ए। अब पी ए तो इन्होंने दे दिया 80, ये दे रखा पी ए 80। और ए का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, ए के मोल कितने थे, ए के मोल 3 थे, ए के मोल बटे कुल मोल, 3 मोल तो इसके थे, 2 इसके थे, 3 और 2 5, तो ये 3/5 हो जाएगा। कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है। 16 बार कटेगा ना, और 16 दूनी 32, 16 3 48, ये तो हो ही जाएगा। जिस तरह आपने ए पी ए निकाला, इसी तरह पी बी निकाल लो। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट 60 दे रखा है, ये दे रखा है 60। और एक्स बी का मतलब, बी का मोल प्रभाज का मतलब बी के मोल बटे कुल मोल, बी के मोल कितने थे, अरे 2 हैं, और कुल मोल 3 और 2 5, बटे में 5 आ गया, ठीक है। ये कट जाएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 दूनी 24 आ गया इसका। तो पी ए का मान आया 48, पी बी का आया 24। तो कुल वाष्प दाब पी कैसे निकलेगा, पी ए प्लस पी बी, यानी 48 उसका 24 उसका 72 मिलीमीटर आ गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 में भी आया, 2023 में भी आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, यानी 96 ग्राम घुला हुआ है, 4 ग्राम पानी है इसमें, W/W है ना, 96 ग्राम तो है सल्फ्यूरिक अम्ल, 4 ग्राम पानी है। 96% सल्फ्यूरिक अम्ल W/W का अपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए 2018। अब देखो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल W/W का मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में H2SO4 कितना है, 96 ग्राम। तो H2SO4 का अणुभार तो वैसे भी याद है आपको, 98 आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं, इसे तो याद रखो। मोलों की संख्या H2SO4 के निकाल लो भार बटे अणुभार से, 96/98, ये तो बाद में भी हो जाता, चलो कोई बात नहीं, भार बटे अणुभार निकाल लिया। विलयन का आयतन, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान 100 ml है, कितना है 100 ग्राम, ml नहीं 100 ग्राम, क्योंकि 96% था ना, तो यहाँ लिखा हुआ है 100 ग्राम विलियन में, ये तो हो गया 100 ग्राम, और घनत्व दे रखा है 1.84, ये दशमलव घटा के 2 जीरो और हो जाएंगे, तो 10,000 को भाग करना है 184 से, ये आ जाएगा 54.34 ml। अब इस मिलीलीटर को लीटर में बदल लेना, 54.34 को किससे भाग देनी है, 1000 से, वो ऊपर चला गया। मोललता बराबर विले के मोल, जो हमने पहले ही निकाल लिए थे, ये निकाल देते हैं। और विलियन का आयतन मिलीलीटर में, और बटे में 1000 करना है, वो बटे का 1000 ऊपर चला गया, तो मोल ये निकल गए, और ये आयतन निकल गया, और बटे में 1000 ये है। कर लोगे कैलकुलेट, ये तो निकल जाएगी आपकी मोलरता। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको मोलरता निकालनी है, फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा, भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। अब इस भार बटे अणुभार को तो आप मोलों की संख्या लिख सकते हो ना, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ इन्होंने ऐसा ही कर रखा है, देखो मोलों की संख्या बटे आयतन, मिलीलीटर को 1000 से भाग दे रखी, हो गया 1000 ऊपर, तो वो फार्मूला जो है ना, भार बटे अणुभार की जगह मोलों की संख्या n लिख रखी है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब आपने मोलरता निकाल दी, ये निकल गई मोलरता, तो नॉर्मलता तो निकाल ही दोगे। H2SO4 का सवाल है, किसका सवाल है, H2SO4 का, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता को n से गुणा करना है, n का मतलब अम्ल की क्या होती है, क्षारकता। H2SO4 में कितने H हैं, 2, तो जितनी मोलरता है उसे 2 से गुणा कर देना बस, ये मोलरता है ना, इसे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, बस सीधा ऐसा करो, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा n, और मोलरता की वैल्यू रखो जो भी है यहाँ, और उसे 2 से गुणा कर दो, यदि H2SO4 का सवाल है, ठीक है बेटे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। Na23Cl35.5। इन्होंने कहा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, WB दे रखा है 5.85 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का सवाल है, इसका अणुभार निकाल लो। सोडियम 23 और क्लोराइड 35.5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 58.5। 58.5 हो गया। लो, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। 200 ml विलियन में घुला है। विलियन का आयतन 200 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में बदल लो अभी 1000 से भाग करके, तो ये हो जाएगा 1/5 लीटर। विलियन की मोलरता की गणना करो। मोलरता कैसे निकलती है? विले का भार बटे विले का अणुभार गुणा विलियन का आयतन लीटर में। वैल्यू सबकी है आपके पास, सबकी वैल्यू आपके पास है। WB कितना है? 5.85। कहीं रख रखा होगा, ये रहा देखो 5.85। अणुभार कितना है हमारे पास? 58.5। ये रहा 58.5। विलियन का आयतन लीटर में कितना है भाई? 200/1000 या 1/5। जो 200 और बटे में 1000 था वो तो ऊपर जाना ही है। बताओ, कर लोगे क्या कैलकुलेट? अब तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 2025 का क्वेश्चन है। देखो 28 ग्राम KOH जिसका अणुभार है 56, 500 ml विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये तो दे रखा है इन्होंने WB 28 ग्राम, और ये दे रखा है MB, और ये दे रखा है आयतन विलियन का। इसे लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर लेना। विलियन की मोलरता सेम क्वेश्चन है, इसे तो कर ही लोगे आप। ये तो सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये तो इन्होंने कह रखा कि प्रश्न 5 की बात ही हल करने पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है भारानुसार 20%। भारानुसार 20% का मतलब होता है कि 20 ग्राम तो हमारे पास ये पदार्थ है और 80 ग्राम है उसमें पानी। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलियन की मोललता की गणना कीजिए। ये दे रखा है K39, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। मोललता ऐसे निकलती है, भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। अब पोटेशियम कार्बोनेट है, 20% का मतलब 20 ग्राम है, और विलायक आपका कितना हो जाएगा? तो पूरा विलियन 100 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम ये गया, 80 ग्राम है। और विलायक के भार को किलोग्राम में बदलने के लिए आपने 80 को कितने से भाग करा? 80 ग्राम को 1000 से भाग करा, तो ये हो जाएगा 8/100 यानी 0.08 किलोग्राम। मोलर द्रव्यमान आप इसका जोड़ के निकाल ही दोगे, 138 होगा K2CO3 का। तो मोललता का फार्मूला लगाया, भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। कैलकुलेट कर लोगे आप इसे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलियन की मोललता की गणना कीजिए। अब देखो 100 ग्राम विलायक है, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देना आप, तो ये रह जाएगा 1/10। तो विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय के मोल कितने हैं? 1/10, और विलायक का भार किलोग्राम कितने हैं? 1/10, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। 1, ये नहीं, मोल m लिखो या मोल प्रति किलोग्राम लिखो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक विलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। इसकी मोलरता नॉर्मलता है तो कर लोगे आप, आसान क्वेश्चन है, में नहीं दिक्कत होने की कुछ, ये तो कर लोगे। मोलरता और नॉर्मलता तो निकाल ही दोगे, सीधे फार्मूले वाले क्वेश्चन है। अगला है 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक एसिड के 150 ग्राम बेंजीन में, वो विलायक है बेंजीन, विलियन की मोललता की गणना कीजिए। ये भी कर लोगे। मोललता 1 किलोग्राम विलायक में देखना है विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं।
चीनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 11वां सवाल। ये मैंने कई बार कराया आपको और फ्रेश लेक्चर में भी ये सारे क्वेश्चन कराए थे। ये है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में, पूरा विलियन है 214.2 ग्राम, 34.2 ग्राम चीनी है। ये विलायक का भार है, सॉरी विले का भार। चीनी का C12H22O11 फार्मूला दिया, जोड़कर इसे इसका आप अणुभार निकाल सकते हो। चीनी के सिरे की मोललता क्या होगी? देखो, चीनी और पानी दोनों मिल गए 214.2 ग्राम हो गया, जिसमें चीनी 34.2 ग्राम है, तो पानी कितना होगा? 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम गया, 180 ग्राम पानी है। विलायक 180 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान इसका चीनी का जोड़ के निकाल लोगे 342 होगा, ये याद भी रखना चाहिए, जैसे ग्लूकोज का 180 आप याद रखते हो। मोललता भार बटे अणुभार, विलायक का भार किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर रखी। भार विले का कितना है? 34.2, अणुभार 342, 180 ग्राम पानी था, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, अब तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, पर इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट मानकर चलते हैं कि इस साल किसी भी पेपर सेट में आ सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तैयार है ना सब? देखो क्या कहा, नेलोरफिन C19H21NO3 जोड़कर आप अणुभार निकाल सकते हो आसानी से, जो कि मॉर्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः नेलोरफिन की 1.5 मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 इंटू 10⁻³ स्मॉल m यानी मोललता वाला जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक है? मोललता इतनी दे रखी है, ठीक है। नेलोरफिन की 1.5 मिलीग्राम स्मॉल, कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? देखो, इन्होंने मोललता दी है 1.5 इंटू 10⁻³ m या मोल प्रति किलोग्राम, जो भी आप इसे कहते हो। विले का द्रव्यमान दे रखा है 1.5 मिलीग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से भाग कर दिया, इसे 1000 से भाग कर दो या 10⁻³ से गुणा कर दो, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। विलायक का द्रव्यमान इन्होंने पूछा है कितना चाहिए। विले नेलोरफिन का मोलर द्रव्यमान जोड़ के निकाल देंगे। 12 कार्बन 19 तो कार्बन है 12 वाले, प्लस 21 हाइड्रोजन है 1 वाले, प्लस 1 नाइट्रोजन है 14 वाला, प्लस 3 ऑक्सीजन है 16 वाले, जोड़कर 311 आया इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार। मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से निकाल लेंगे, ये भार है ये अणुभार है। मोललता निकालनी है, मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, पता है ना। और विलायक का द्रव्यमान चाहिए, उसे इधर ले गए, मोलों की संख्या और मोललता को ले गए नीचे हम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मोलों की संख्या हमने यहाँ लिख दी और मोललता ये लिख दी, ठीक है। हाँ, मोलों की संख्या तो ये है, भार बटे अणुभार, ये तो मोलों की संख्या है, मोललता ये है। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे बस, ये 1.5 गुणा 10⁻³ ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, जो का तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/311.0032 किलोग्राम, या आप इसे 3.2 ग्राम कह सकते हो। किलोग्राम को ग्राम में बदलना, 1000 से गुणा करोगे, 1000 से गुणा करोगे तो 0.3 अंक आगे आएगा ना, 1 2 3 3 के बाद जाएगा, 3.2 ग्राम चाहिए हमें उस विलियन के, या जल के कह दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आता है, पेपर में आने के चांस हैं इसके। बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 0.15 m विलियन के, भाई बेंजोइक एसिड है, मेथेनॉल में घोल रखा है, 0.15 m मोलरता दे रखी है, 250 ml आयतन दे रखा है, जिसे 1000 से भाग करके किलोग्राम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लोगे। आवश्यक मात्रा स्मॉल w या WB पूछा है इन्होंने, कर लोगे, ये तो मोलरता का सवाल है। देखो मोलरता दे रखी है 0.15, आयतन
250 ml, इसे 1000 से भाग करी 0.25 लीटर हो गया। इसका मोलर द्रव्यमान जोड़कर निकाल लिया हमने, आया 122। मोलरता विलेय का भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। ठीक है, अब देखो मोलरता 0.15 है, निकालना हमें विलेय का भार, अणुभार 122, आयतन लीटर में 0.25। तो डब्लू निकालना है ना, इसकी और इसकी गुणा होगी 0.15, हाँ जी 1.22, नहीं 122, ठीक है 0.25, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो 4.575 ग्राम। तो बेंजोइक अम्ल की आवश्यक मात्रा 4.575 ग्राम आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन 2 नंबर का 2023 में पूछा गया है। भारानुसार 30% ग्लीसरॉल, यानी 30 भारानुसार है 30 ग्राम ग्लीसरॉल 100 ग्राम विलियन में है। जलीय विलयन में ग्लीसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। जलीय विलयन, पानी में घोल रखा है ग्लीसरीन को। अब इन्होंने कहा भारानुसार 30% ग्लीसरॉल का मतलब यह है कि 100 ग्राम विलयन में ग्लीसरॉल 30 ग्राम है, तो पानी कितना होगा, 100 में से 30 गए 70 ग्राम। तो सबसे पहले जल के मोल निकाल लो, भार बटे अणुभार, 70 ग्राम अणुभार पानी का 18 है, ये तो आगे जल के मोल। इसी तरीके से ग्लीसरॉल के मोल निकाल लो भार बटे अणुभार से। ग्लीसरॉल 30 ग्राम था, अणुभार इसका जोड़ के देखोगे तो 92 आ जाएगा, ये आगे इसके मोल। फिर आप जो है ना कुल मोल निकाल लेना इन दोनों को जोड़कर, और आपको ग्लीसरॉल का मोल प्रभाव निकालना है, तो ग्लीसरॉल के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल का मतलब ग्लीसरॉल प्लस जल दोनों के, ये तो ग्लीसरॉल के मोल हैं, ये ग्लीसरॉल के और पानी के आए थे जोड़ के, ये आगे 4.214 दिखाई दे रहा ना आपको, और ऊपर है 0.326, डिवाइड करोगे तो इतना उत्तर आ जाएगा। जिसका भी मोल प्रभाज निकालना हो, हमें ऐसा सवाल बहुत आता है परीक्षा में, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक तो ग्लीसरॉल है एक पानी है, तो ग्लीसरॉल का भार लिख लो, पानी का भार लिख लो, या द्रव्यमान जो भी आप उसे कहते हो। ग्लीसरॉल का अणुभार लिख लो, पानी का लिख लो अणुभार। फिर ग्लीसरॉल का मोल प्रभाज भार बटे अणुभार से निकाल दो, और इधर पानी का मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से निकाल दो। दोनों के मोल जब निकल जाएंगे तो फिर दोनों के मोल जोड़कर कुल मोल निकाल दो। अब जिस भी चीज का मोल प्रभाज उन्होंने पूछा उसके मोल तो लिखो ऊपर अंश में, और बटे में लिखो कुल मोल। किसी का भी मोल प्रभाज आप निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए मैंने, बहुत क्वेश्चन कराए आपको ऐसे। नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2024 का 2 नंबर का, 20 डिग्री सी पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का प्रसारण दाब 3.2 वायुमंडल है। अब आप डिग्री सी है ना, इसमें 273 जोड़ लेना, ये जोड़ रखा देखो, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, इसे कैपिटल टी है। 45 ग्राम प्रति लीटर, इन्होंने विलेय का भार दे रखा है 45 ग्राम, और विलयन का आयतन दे रखा है 1 लीटर, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर। प्रसारण दाब 3.2 वायुमंडल है, पाई या पी का मान दे रखा है। विलयन स्थिरांक यानी आर या एस निकालना है, और अणुभार दे रखा है इन्होंने 342। किन्नी का सवाल है इसका मतलब। अब देखो पाई पाई या पी जो भी कहते हो, पी सांद्रता दे रखी है 45 ग्राम प्रति लीटर, है ना। तो मोलों की संख्या निकाल लो ना, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। टेम्परेचर 20 डिग्री सी दे रखा था, 273 जोड़ लिया, 293 केल्विन हो गया। पाई इज इक्वल टू सी एस टी, पाई था 3.2, वो देखो ऊपर था, पाई कह दो या पी। सांद्रता 45 बटे 342, एस निकालना है, टी ये रहा। अब एस निकालना है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 45 और 293 जाएंगे बटे में, देखो इन दोनों होगी 45 और 293 बटे में। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप कर लोगे आसानी से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया, देखो क्वेश्चन है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है। इसका मतलब 30 ग्राम घुला हुआ है, 30 ग्राम तो बेंजीन है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है 70 ग्राम। बेंजीन के मोल अंश कुछ भी नहीं है, बेंजीन का मोल अंश, दोनों का द्रव्यमान दे दिया, दोनों का भार
द्रव्यमान दे दिया यानी भार दे दिए, दोनों के अणुभार से उन्हें भाग करो, दोनों के मोल निकाल लो, फिर कुल मोल निकाल लो, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसका निकाल लो। भाई ऐसे सवाल में जिसमें मोल अंश या मोल प्रभाज पूछते हैं ना, दोनों घटक एक इस तरफ लिख लेना चाहिए, एक इस तरफ। इधर तो लिख लो बेंजीन, इधर लिख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 30 ग्राम है, वो 70 ग्राम है। अणुभार सूत्र से आप निकाल सकते हो आसानी से। फिर दोनों के मोल निकाल लो, फिर कुल मोल निकाल लो, जिसका भी मोल प्रभाज पूछा है उसका मोल प्रभाज निकाल दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो। संघटनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा नेफ्थलीन आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन तथा नेफ्थलीन का वाष्प दाब क्रम से इतना और इतना है। PA0 और PB0 दे रखे हैं, ध्यान रखो। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम नेफ्थलीन में मिलाया जाए, तो ये तो बेंजीन तो दे रखा 80 ग्राम और नेफ्थलीन दे रखा 100 ग्राम, तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश परिकलित कीजिए। कोई बात नहीं, देखो। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान 78, नेफ्थलीन का मोलर द्रव्यमान 128, जोड़कर निकाल लें। 6 कार्बन 12 वाले, 6 हाइड्रोजन 1 वाले, 10 कार्बन 12 वाले, 8 हाइड्रोजन 1 वाले, इस तरह निकल जाता है। बेंजीन का मोल निकाल दिए, भार बटे अणुभार से इतने आगे। नेफ्थलीन के मोल निकाल दिए, भार बटे अणुभार से इतने आगे, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है बेंजीन का मोल अंश यानी मोल प्रभाज, बेंजीन के मोल बटे कुल मोल, ये आ गया बेंजीन का मोल प्रभाज। अब यदि नेफ्थलीन का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है, तो आप एक में से इसे घटा दो, आ जाएगा अपने आप। चाहे ऐसे निकाल के देख लेना, चाहे ऐसे निकाल लो। अब देखो यहाँ राउल्ट का नियम हमने लगाया। राउल्ट के नियम से यदि आप चलोगे, विलयन में बेंजीन का आंशिक दाब P, बेंजीन का आंशिक दाब बराबर बेंजीन का कुल वाष्प दाब और बेंजीन का मोल प्रभाज, ठीक है। यानी P इज इक्वल टू PA0 एक्स ए, P इज इक्वल टू PA0 एक्स ए, यही तो निकलेगा। PA इज इक्वल टू PA0 एक्स ए, PA0 ये रहा और एक्स ए ये रहा मोल प्रभाज, ये आ गया बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब आ गया हमारे पास, और नेफ्थलीन का भी ऐसे ही निकल जाएगा। दोनों के निकल गए तो कुल वाष्प दाब निकल जाएगा ऐसे। पर उन्होंने पूछा था हमारे से वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश, वाई बेंजीन, वाई का मतलब यहाँ वाष्प अवस्था में दे, मोल अंश वाष्प अवस्था में। तो बेंजीन का मोल प्रभाज, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, बाकी कुल वाष्प दाब, बस इस वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यू आपके पास है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल में इथाइल अल्कोहल का एक विलयन भार अनुसार 46% है। यानी आपका 46 ग्राम तो है आपका बेंजीन, नहीं इथाइल अल्कोहल, और 54 ग्राम है इसमें पानी। विलयन में इथाइल अल्कोहल तथा जल के, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसे तो कर ही लोगे। एक तरफ तो इथाइल अल्कोहल लिखो, एक तरफ जल लिखो। इथाइल अल्कोहल 46 ग्राम, वो 54 ग्राम। इथाइल अल्कोहल का अणुभार आप निकाल लोगे, ठीक है, 46 आ जाएगा, और जल का 18। दोनों के मोल निकाल लो भार बटे अणुभार से, फिर कुल मोल निकाल लो, जिसका मोल प्रभाज पूछा है उसका निकाल लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे ही करना चाहिए क्वेश्चन ये वाला, मोल प्रभाज वाला जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, ऐसे करा करो। जैसे हमारे पास पहला घटक है ए, जैसे इथाइल अल्कोहल था वो पानी था, इसका भार लिख लो कितना है, और इसका भार लिख लो कितना है, भार कह दो या द्रव्यमान जो भी आप इसे कहते हो। इसका अणुभार लिख लो कितना है, जोड़कर, या दिया हो या याद हो। फिर इसके मोल निकाल लो आप भार बटे अणुभार से, और इसके मोल निकाल लो N2 भार बटे अणुभार से, फिर निकाल लो कुल मोल, N1 प्लस N2 से निकल जाएंगे। और फिर आपको यदि इसका मोल प्रभाज निकालना है ए का, तो इसका मोल प्रभाज निकालना है तो किस तरह निकलेगा, इसके मोल बटे कुल मोल। और यदि दूसरे का मोल प्रभाज निकालना है तो इसके मोल बटे कुल मोल, बस ये तरीका होता है।
इस सवाल को मोल प्रभाज वाले को ऐसे करना चाहिए आपको। ठीक है बेटे, ऐसे करना चाहिए मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन हम। हाँ ठीक है, चलो ये तो हो गया पूरा बस काम। आज तो हमें इतना ही पढ़ना था और उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो बच्चे एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, कल एक लास्ट लेक्चर होगा, कल के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और परसों को हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दूसरा चैप्टर। लगभग 3 या 4 दिन में हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटे, ये जो क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है उसका कारण है मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बर्डन थोड़ा बढ़ रहा है इस समय। शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी हम टाइम पर सब पूरा कर देंगे, बस आप पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।